आई गेस अगले वीक में जो सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है हमें, एक तो ये लग रहा है कि गोरे की जो बाइंग है वो हमें कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। और उस बाइंग मोमेंटम को हमें देखते हुए लग रहा है कि हमें दोबारा से फर्टिलाइजर में, ऑयल एंड गैस में, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स में और सेलेक्टेड सीमेंट में एक रैली कंटिन्यू होती हुई दिखती है। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा मार्केट के अंदर कुछ सेलेक्टेड स्टॉक, खासतौर पे एनबी ने पूरे रैली में इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, कल फ्राइडे से उसने थोड़ा सा परफॉर्म करना शुरू किया। कुछ ब्रेकआउट्स भी हुए हैं, वैल्यूएशन वाइज भी बहुत बेहतर है, गैस की प्राइस बढ़ चुकी है, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया। तो लगता है ये कि आने वाले दिनों में ऑयल एंड गैस सेक्टर परफॉर्म कर सकता है थोड़ा सा। हमें बैंक्स के अंदर भी इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो नंबर आया है सीपीआई का, वो 29.1 आया है। तो आई गेस इन्फ्लेशन अभी बहुत बहुत मुश्किल होगा कि दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट हो सके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 22% है, इन्फ्लेशन का नंबर 29% आ रहा है। तो देर इज लिटिल रूम, बल्कि रूम है ही नहीं। और आईएमएफ प्रोग्राम में थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो हमें लगता है ये कि एज अ चेस सिक्योरिटीज की इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा मार्च की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद। तो जब तक के लिए मेरे हाथ से थोड़ा सा बैंक्स में एक अच्छी रैली हो सकती है। फिर एयर एंड भी आ रहा है, तो ये बैंक्स में एयर एंड पे, कुछ बैंक्स एयर एंड पे डिविडेंड देते हैं, कुछ क्वार्टरली दे रहे हैं। तो कुछ जिन बैंकों का एयर एंड पे ड्यू है तो उसकी वजह से उनमें भी रैली आ सकती है। तो अगले वीक भी बैंकिंग स्टॉक्स, कुछ ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, इसके अलावा सीमेंट में आई गेस रैली काफ़ी दिनों बाद चलना शुरू हुई है। तो हम सीमेंट में भी कुछ रैली को कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ साइडबोर्ड स्टॉक में हम नेटवर्क हो सकता है। इसके अलावा जो है लास्ट वक्त इंडिया में कुछ पीआईबीटीएल वगैरह में, और सॉरी एयरलिंक वगैरह में रैली हुई थी। तो हमें लगता है कि थोड़ा इस तरह के साइड बार स्टॉक जिसमें पेल हो गया, एयरलिंक हो गया, इनमें भी थोड़ी बहुत मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। बट ओवरऑल जो है लोगों को थोड़ा सा सीमेंट पे, फर्टिलाइजर पे, बैंक्स पे फोकस रखना चाहिए, और एक्सप्लोरेशन में खासतौर पे ओजीबीपीएल के अंदर। परफेक्ट परफेक्ट रिजवान भाई। अच्छा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन है रिजवान भाई, यासिर जावेद साहब का। आप जैसे अपना आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी यासिर भाई। जी जी, सॉरी सॉरी, म्यूट हो गया था माइक। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो एक्सेल लोड की वजह से उन्होंने 70 रुपीज सीमेंट बैग्स की बढ़ाई है, सीमेंट की प्राइस, तो ये ऑफसेट कर देगी उनके, मतलब जो एक्सेल लोड की वजह से उनको वो प्रॉब्लम होगी, उस ये 70 रुपीज पर बैग ऑफसेट कर देगी? और दूसरी बात कि आप सीमेंट की डिमांड कैसे देखते हैं आगे, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है यूटिलाइजेशन तो इतनी ज्यादा नहीं है सीमेंट की, लेकिन रिटेंशन रेट काफी ज्यादा है। तो इसके बारे में आप बताएंगे कुछ? वालेकुम थैंक यू। सलाम। अच्छा जी, एक्सेल लोड का ये है कि एक्सेल लोड जो है मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है इसको जो है लोग डिफरेंट तरीके से देखें। मुझे लगता है हमारी ऐसी इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हमारे पास सफिशिएंट ट्रक्स नहीं है, तो अभी इस वक्त जो है एक्सेल लोड इम्प्लीमेंट करना, और उसके लिए तकरीबन जो एक एस्टिमेट आया था इमरान खान के दौर में, वो कोई नंबर था कि डबल करना पड़ेगा हमें एक्सेल लोड अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जो फर्क आया है वो इस तरह से आया है कि अगर एक ट्रक पे 800 बोरियां जा रही होती हैं तो अब वो 400 बोरियां जाएंगी। तो इस ये तो सिर्फ एक सीमेंट की आपने बात की है। मेरे ख्याल से हमारी पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारे पास जो है इस वक्त कोई बेहतरीन रेल नेटवर्क है नहीं कि हम जो है लाहौर और फैसलाबाद और गुजरावाला से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट या फुटवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, या जो क्या कहते हैं, जो भी कटलरी और दूसरी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास थ्रू रेल नेटवर्क चला जाए, और कराची से जो भी रॉ मटेरियल है वो थ्रू रेल आ जाए। तो उस पर अभी हमारे पास कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने, सारी रिलायंस जो है हमारी, वो ट्रकिंग सिस्टम पे ही है। तो अगर हम अचानक से एक्सेल लोड की वजह से अगर अपनी डिमांड को डबल कर देंगे, मतलब ट्रक की डिमांड डबल कर देंगे, तो सिर्फ इसमें ट्रक डबल नहीं चाहिए होंगे, हमारे पास फ्यूल की कंजप्शन भी डबल हो जाएगी। तो ऐसी बात है, अगर एक ट्रक का सामान जो है 2 ट्रकों पे जा रहा होगा तो आपको डबल फ्यूल लगेगा। तो हमारे पास अभी तो हम इकोनॉमिक शॉक से बाहर हैं, और हमारे डॉलर के हालात आपके सामने हैं। तो ये है इस एक्सेल लोड का जवाब, जो मुझे लगता है थोड़ा सा आने वाले दिनों में इनको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो ये थोड़ा एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी पे। जी राइट, अब थैंक यू सो अब मच, अब ये अब आपने अब बड़ा अच्छी सीमेंट बात की। ये अब मैं आपने बड़ी सीमेंट अच्छी ये फ्यूल वाली बात की। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको सीमेंट सेक्टर में कौन अब सा मैं बेहतर सीमेंट लगता से है? अब मैं सीमेंट पे आ रहा हूँ। सीमेंट में हुआ ये कि 2017 में जब ये पहली बार अपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आया, तो चिराट ने एक्सपेंशन के फौरन बाद प्राइजेस तोड़कर अपना माल बेचना शुरू किया। फिर 18-19 के जी। बाद दोबारा इनका कार्टेल बन गया था, 2008 में बना था। अभी इस वक्त जो उनके हालात हैं, इस वक्त इकोनॉमी की वजह से इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मुश्किल से 50% है।
ये कभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में पैसे नहीं कमाते, पैसे कमाते हैं ये जब इनका कार्टेल बना हुआ होता है। तो जब तक ये प्राइस पास ऑन करते रहेंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेंगी। और हमारा भी ये मानना है कि अगर 50% यूटिलाइजेशन पे कार्टेल रहता है तो प्राइसेस आप देख लें, आज 70 रुपये पास ऑन कर दी, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान दौर में लोग कहते थे कि 500-600 रुपये की बोरी महंगी है। हाँ, आज जो है 1500-1300 रुपये की बोरी है। अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर भी है, घर बनने सही। में टोटल टोटल जो है ना, टोटल जो कॉस्ट होती है ना, उसका 10% से सीमेंट लगता है। 10% की प्राइस अगर डबल भी हो रही है ना, तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो है ना, लोगों ने अभी तक चीखना भी शुरू नहीं किया। लेकिन यस, इस वक्त इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, और आने वाले जो 2 महीने ये थोड़े तकलीफ दे होंगे। मतलब सर्दियों में हमेशा डिमांड शुरू श्रिंक हो जाती है। उसको देखते हुए ये, लेकिन ये पास इसलिए कर पा रहे हैं कि इन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है। इनको फर्क नहीं पड़ता, अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 45% भी हो जाएगी ना और प्राइस बढ़ा देते हैं, तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। सही, और थैंक यू सो मच रिजवान भाई। वेलकम। जी जी कमाल भाई। कमाल शमीम है जिनका सवाल अगला। जी प्लीज कमाल साहब, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मेरा लास्ट टाइम भी मैंने एक्चुअली मैं साइड आइटम्स में ज़्यादातर काम करता हूँ। रिटर्न पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गेन भी देते हैं, और मार्केट ओवरऑल बेसिस पे अगर देखा जाए तो पिकअप करती है साइड आइटम्स के अंदर भी। लास्ट टाइम मैंने केएसबी पंप के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर करी थी, और इस मरतबा में मैंने एक बल्कि 2 हफ्ते में ऑटसूका पाकिस्तान पे भी रिसर्च करी थी, और वो मैंने ख़रीदा भी था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गेन दिया था। तो मैंने अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई किया कि शीज़ान इंटरनेशनल फूड सेक्टर के अंदर अभी तक बहुत लोएस्ट लेवल्स के ऊपर 42,000 की मार्केट के रेट्स के ऊपर ही अवेलेबल है। स्पेसिफिकली फूड सेक्टर, आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत लेवरेज्ड कंपनी है और कॉर्नर्ड आइटम है और फ्लोट कम है। तो इस पे मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि फाइनेंस कॉस्ट पर्सपेक्टिव से उसका बड़ा इशू है। अगर फाइनेंसिंग कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर पूरी मार्केट ही उस चीज़ को इग्नोर करके आगे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, तो अगले 2 सीजन्स के अंदर वो रिकवर करना चाहिए और एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। इसके अलावा मेरे पास 2 और आइटम्स पे आपसे सिर्फ आपका व्यू पॉइंट पूछना था। इत्तेफाक स्टील, और दूसरा था पीएसएक्स शेयर के बारे में मुझे मालूम करना था कि कोविड के अंदर भी बिल्कुल आखिरी में चला था, क्योंकि मार्केट ये कि मतलब 8, 8.5, 9, 10 रुपए के ऊपर ही मूव कर रहा है। तो फंडामेंटली तो मुझे आइडिया है कि आप इसके ऊपर कोई ऐसी, या तो आप इवैल्यूएट करते हैं फंडामेंटली, या अपसाइड पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से इसके बारे में अगर आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है तो वैल्यू एडिशन के लिए मुझे हाईलाइट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि इस वक्त जो है, जिस अगर आप परसेंटेज टर्म में देखें तो स्माइल इंडस्ट्रीज जो है उसने बहुत अच्छा गेन किया है। तकरीबन जो है 12-12 के मल्टीपल पर आ गया। मेजिस फार्म जो है ऐसा चल रहा है। तो शेजान की कोई वजह नहीं कि शेजान परफॉर्म ना करे, क्योंकि मार्केट में जब गोरा दोबारा आया, तो गोरा सबसे पहले पाकिस्तान में 2 चीज़ें देखता है। पाकिस्तान में वो कहता है कि यार इतने सारी आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है, तो 25 करोड़ की आबादी को फूड सप्लाई चाहिए होगी। तो फूड सप्लाई में कौन से सेक्टर है, तो वो फूड्स को एज अ प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ करता है। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में जो हम नेटवर्क की बात की, हम नेटवर्क वो वाहिद कंपनी है कि जो लिस्टेड सेक्टर में कंज्यूमर को देख रही है, ड्रामे बेच रही है और न्यूज़ बना के बेच रहे हैं। तो कंज्यूमर सेक्टर को देखते हुए आई गेस किसी टाइम पर उसमें भी इंटरेस्ट आ जाएगा। आपका सवाल शेजान पे था, बिल्कुल मुझे लगता है बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम मल्टीपल की बात करें तो सारे फूड 12-13 के मल्टीपल पर आ चुके हैं। बट इसमें ये ख्याल रखिएगा कि अर्निंग की विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है, फौजी फूड है, फौजी फूड में अभी भी जो है अर्निंग की विजिबिलिटी खास नहीं है, बढ़ गई है, 5 रुपये से 7-8 रुपये हो गई है। तो मेरे हिसाब से 30-40 पैसे ज़्यादा की अर्निंग नहीं बनाएगा। तो एक दफ़ा जब आपको एक दफ़ा एक रन अप में आपको इस तरह की कंपनियां परफॉर्म कर लें, तो यू हैव टू बी वेरी चूजी। और फिर उसमें आप देखेंगे कौन सा आपको देना सूट करता है आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से भी, और कौन सा आपको हायर मल्टीपल में भी ना अच्छी ग्रोथ देगा। आई गेस शेदान इज़ अ वेरी गुड बेट। आपका सवाल था पीएसएक्स पे। पीएसएक्स के अंदर जो है ना, एक चीज़ होती है जो उसका रेवेन्यू है, दैट इज कॉल्ड लागा। लागा इज एक्चुअली दे आर चार्जिंग फ्रॉम द ब्रोकर। जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी उतना ज़्यादा लागा चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा लागा चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा आपकी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो हो सकता है पीएसएक्स के बढ़ने की वजह ये हो सकती है कि जितना वॉल्यूम हेल्दी रहेंगे, उतना ज़्यादा लागा चार्ज करने की उसकी अर्निंग बढ़ेगी। तीसरा सवाल था आपका। आपकी कंपनी प्लीज रिपीट कर देंगे, तीसरी कंपनी का।
अगर आप इत्तेफाक स्टील। इत्तेफाक स्टील में ये है कि उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत मजे की नहीं है। तो जब प्राइस बहुत लोअर होती है तो ठीक है वो परफॉर्म कर जाता है, बट अगर रीबार के अंदर आप करना चाहते हैं काम, तो आई गेस मुगल और आगा को फोकस रखें। ये दोनों एफिशिएंट प्लेयर्स हैं और आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी से नीचे नहीं आएंगी। आने में टाइम लगेगा, मतलब अगर आके आने वाले दिनों में मार्च अप्रैल में इंटरेस्ट रेट अगर 2-3% घट भी गए तो 18-19% ही होंगे। एकदम से 15% और 14% नहीं होने जा रहे। जब तक आपके पास मुल्क में डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं आती ना, आपके लिए मुश्किल होगा अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत शार्पली गिराना। तो ये है। बाकी इत्तेफाक स्टील पे मेरा इतना अच्छा व्यू नहीं है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा परफॉर्म कर जाएगा ओवरऑल रैली के साथ। बट अगर आपको थोड़ा सा रखना है लॉन्ग रन में तो और मुगल को देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अदनान बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, एक चीज़ पूछनी थी कि कुछ टाइम पहले हमने देखा अचानक से रैली आई पावर जनरेशन सेक्टर में। और एनपीएल की अगर बात करूँ या डिफरेंट जिस तरह के स्टॉक्स हैं, एनपीएल हमारा जी चला गया 31-32 पे। तो हम यही सुन रहे थे सर्कुलर डेट का मसला हल हो रहा है और इस तरह से इस वजह से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। अब आप देखें वही जी। एनपीएल है दोबारा से 29 के अराउंड आ चुका है। तो इसका क्या रीज़न हम्म। है? मतलब अब प्रॉब्लम्स तो हल होने जा रहे हैं ना इनके, तो ये स्टॉक ऊपर गया अब दोबारा से नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ वो ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं ना? जी हैं, हो गए, एक दो और भी हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरह से सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर चुका है, काफ़ी कर भी रहा है। इसके अलावा अभी जो दूसरे सेक्टर है स्टील, उसको भी साथ के हाथ क्या जिस तरह सीमेंट को करना चाहिए परफॉर्म, साथ स्टील को भी करना चाहिए। मगर स्टील ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि अब आगे नेक्स्ट जो वीक आ रहा है ये कल से, उसमें स्टील सेक्टर परफॉर्म करे? और थर्ड क्वेश्चन लास्ट के, सरले को क्या हो गया अचानक से कि वो 60 पे था और अचानक से 55-54 पे आया? तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस पे, ये ऊपर जाएगा, इसको होल्ड करना चाहिए या इस पर निकाल दें? शुक्रिया। ठीक है। तो पहले सवाल का जवाब है कि आई गेस आपने कंपनी पूछा था, एक मैं सर्ट से जवाब देता हूँ। सर्ट में मेरे ख्याल से जो है ना गोरी की बाइंग थी, और बाइंग थोड़ी स्टॉप हुई इसलिए वो नीचे करेक्ट हुआ है। आने वाले दिनों में अगर डॉलर स्टेबल रहता है, सर्ट के अंदर आपको अर्निंग दिखेगी, बट अर्निंग की विजिबिलिटी अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। तो मुझे लगता है कि शॉर्टर पीरियड में शायद ये बिटवीन 55-65 इसी के रेंज में कहीं घूमता रहे। मार्केट करेक्ट होगी तो हो सकता है 50-50 रुपये भी आ जाए, बट यस इसकी रेंज इसी तरह से होगी। और लास्ट क्वार्टर की अर्निंग भी देख लीजिएगा। दूसरा आपने कंपनी पूछी थी, प्लीज कंपनी रिपीट कीजिएगा अपनी दोनों। एनपीएल की बात कर रहा था और एक आगा सीमेंट सेक्टर परफॉर्म किया, तो आगा स्टील देखिए वगैरह स्टील के अंदर जिसमें। मसला ही होता है, स्टील के अंदर कार्टेल नहीं बना हुआ, तो स्टील के अंदर जो है ना अर्निंग विजिबिलिटी सिर्फ दो सेक्टर, स्टील में इस तरह से पूरा एक फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, कोई कार्टेल नहीं है। ऑल्दो एमरिली मार्केट लीडर है, उसकी प्राइस को फॉलो करती है पूरी इंडस्ट्री, बट बहुत सारे सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड और जो है बहुत ज़्यादा वो है बहुत ही क्या कहना चाहिए, कोई कार्टेल नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, मतलब आपको स्टील के अंदर बहुत वेरिएशन मिलती है, तो इसलिए इसकी अर्निंग विजिबिलिटी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन जहाँ तक पावर सेक्टर की आपने बात की ना, पावर सेक्टर में विजिबिलिटी बिल्कुल है। और पावर सेक्टर ने अगर आप देखें तो 18-19 रुपये से चलते चलते इसने डिविडेंड के एक्स होने के बाद भी, अगर आप इसको एक्स को 3 रुपये के डिविडेंड को भी इनकॉर्पोरेट करें तो ये 33-34 रुपीज़ पे चल रहा है इस वक्त। इसके अंदर 7 रुपये कैश है और 44 रुपीज़ की इसकी जो है ट्रेड वैल्यू है, ट्रेड रिसीवेबल है। निषाद पावर की भी बात करो तो अगर आप उसको देखें तो उस हिसाब से इसमें बिल्कुल रैली है। अब ये सही हो सकता कि डिविडेंड अनाउंसमेंट ना हो, कोई ऐसी खबर ना हो और ये स्टॉक चलते ही चला जाए, होने को हो सकता है। बट ऑब्वियसली जब क्वार्टर एंड होगा, कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट आ रही होगी तो स्टॉक फिर रैली करना शुरू हो जाएगा। अब ये तो अभी इस वक्त जो है ना मार्केट के साथ ही मूव करेगा ना, कभी 30 हो जाएगा, कभी 28 हो जाएगा, इसके अंदर इस वक्त कोई खबर नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा रिजवान भाई, एक क्वेश्चन है मोहम्मद उवैस साहब की तरफ से। उन्होंने मैसेजेस में पूछा है कि पूछे। व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग ईपीसीएल एंड केमिकल सेक्टर एट लार्ज। ईपीसीएल पे हम मेरे ख्याल से, अच्छा एक और चीज़ हम जो है ना आज से डिसाइड ये कर रहे हैं कि जिस
जिस चीज़ का हम जवाब दे चुके होंगे ना अपनी किसी क्वेरी में, तो हम रेफर कर देंगे अपनी या तो उसी वीडियो या जो है, परफेक्ट, क्योंकि क्योंकि 90% सवाल जो होते हैं ना उसमें रिपीटेशन हो रही होती दे है। रिपीटेड। अच्छा, ईपीसीएल के बारे में हम पहले अपने काफ़ी ज़्यादा सेशन में बता चुके हैं कि ईपीसीएल के अंदर जो है मार्जिन इस वक्त अपने ऑल टाइम लो पर है, और गैस प्राइस का सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है क्योंकि रॉ मटेरियल है इसका गैस प्राइस, गैस, नेचुरल गैस। और अभी सर्दियों में वैसे भी इनका प्लांट 1 महीने के लिए शट डाउन हो जाता है, गैस नहीं मिलती। अर्निंग को बहुत अच्छी नहीं आएगी इस क्वार्टर की, और अगले क्वार्टर से जब गैस रिज्यूम होगी और अगर मार्जिन इंटरनेशनली बेहतर हो गए तो ये सारे के सारे जो है सेक्टर जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें ईपीसीएल भी हो सकता है, उसमें लॉटे भी हो सकता है। और किसी के सामने लाल पीर और डॉल के बारे में पूछा, डॉल का मार्जिन अभी बेहतर है तो डॉल चल सकता है। लाल पीर मेरे ख्याल से जो है यील्ड पे काफ़ी बेहतर हो गया है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट होगी तो परफॉर्म करेगा। पीपीएलओजी का जो है मोहम्मद साहब ने पूछा, जवाब हम दे चुके हैं। निशात चुनिया और हाईटेक, हाँ निशात चुनिया का आइडिया नहीं है, हाईटेक आई गेस परफॉर्म कर जाएगा आई गेस, इसमें अर्निंग विजिबिलिटी भी बेहतर है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट नीचे आएंगे तो इस तरह की कंपनी ज़्यादा परफॉर्म कर जाएगी। शेल का आउटलुक हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा इसमें बता सकते हैं कि शेल के अंदर जो है ना दिसंबर के महीने फर्स्ट आई गेस मंडे मंडे को किसकी प्राइस रिवील हो जाएगी। अगर प्राइस को 200 के पास आती है तो ये परफॉर्म कर सकता है। सर्विस फुटवेयर अच्छा स्टॉक है अमीर साहब, और अगर ये थोड़ा सा यहाँ से परफॉर्म मुझे लगता है लॉन्ग रन में अच्छा कर जाएगा, यहाँ से उसका डबल भी हो जाए। शॉर्ट टर्म में इसमें कोई ट्रेगर नहीं है, एक्सपोर्ट कर रहा है बस, अर्निंग भी परफेक्ट। नॉर्मल सी है। अच्छा, उवैस अहमद साहब का सवाल है। जी उवैस भाई। वालेकुम, वैस अहमद बात कर रहा हूँ। मुझे पूछना ये था कि एक कंपनी है प्राइसलैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान लिमिटेड, जो पहले एग्रो फूड्स थी, इसका लॉन्ग टर्म मतलब आप व्यू कैसा देखते हैं, स्पेशली क्योंकि इन्होंने अब तक जो है ना डिविडेंड जिंदगी में एक ही दफा दिया है। मेरे पास उस वक्त के पड़े हुए हैं जब वो 25 रुपए में आईपीओ आया था इसका। तो उसको लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए आप कैसा देखते हैं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था गुलेमर टेक्सटाइल मिल्स के लिए, ये परफॉर्म तो करा है, स्पेशली अभी रिसेंट रैली में 10-20 रुपए का था, अभी 24-25 पे आ गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इसको कैसा देखेंगे? क्योंकि बीच में ये जो है ना, ये एक जमाने में 40-45 रुपए में भी ट्रेड करा है। तो इनकी वो एक सब्सिडरी की आईपीओ की भी बात आई थी, तो वो जरा लॉन्ग टर्म का व्यू के हिसाब से दें, लॉन्ग टर्म में अगर होल्ड करना हो तो क्या करें इससे? तो किसी चिराग साहब ने पूछा मीरपुर खास शुगर का, शुगर में एक्सपोर्ट की इजाजत मिली, इसका सारे शुगर परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मीरपुर खास शुगर नहीं देखा हमने, ना ही अमेरिका वर्ज में। जिल का भी हमें आइडिया नहीं है, जिल वैसे कंज्यूमर कंपनी है आई गेस, लॉन्ग रन में अच्छी होगी बट इसका नहीं देखा। आपका सवाल फ्रांस लेन कंपनी के हवाले से था। मैंने अपनी एक और इससे पहले की मीटिंग में जब मैंने एंग्रो फूड को डिस्कस किया था, तो मैं फौजी फूड्स को डिस्कस किया था, मैंने इसके कंपैरिजन में आपको बताया था सेल में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, बट अभी तक इनका जो है ना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई है। जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रांस लेन कंपनी आने के बाद जो है ना ये ऐसे अपनी पेरेंट कंपनीज की तरह जो है ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाएगा, बाड़े लेकर आएगा और प्रिक्योरमेंट में जाएगा, इस तरह का कुछ भी नहीं काम किया इन्होंने। दूध बेच रहे हैं, सेल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 46% की ग्रोथ है। आई गेस इसकी अर्निंग 4-5-6 रुपये हो सकती है। गोरा जब भी आता है वो पहले उन्हीं कंपनीज में जाता है जिस कंपनीज में आपको कोई ना कोई एसोसिएशन गोरी की, जैसे वो कॉलगेट पामोलिव लेगा, वो हमेशा आके बैंक्स में बड़े बैंक्स लेगा। इसके अलावा अच्छी जो कंपनी जिनके साथ शेल हो गया या गैलेक्सो हो गया, तो फ्रांस लेन कैंपेनिया की वजह से ये कंपनी इस वजह से हायर मल्टीपल ट्रेड हो रही है, बट ये 12-14 के मल्टीपल ट्रेड हो रही है इस वक्त। अब यहाँ से आगे ऑब्वियसली अर्निंग तो ग्रोथ है तकरीबन, समझ ले सेल्स जब 46% से ग्रोथ हो रही है तो अर्निंग भी तकरीबन इस साल अगर 4-5-5 रुपये 6 रुपये की होगी तो अगले साल 7-8-9 रुपये की होगी। तो यस, यहाँ से अगर इसी पेस से ग्रो करती रही कंपनी तो यहाँ से इसमें प्राइस यहाँ से भी बेहतर हो सकती है, 25-30% की ग्रोथ आ सकती है साल 2 साल के अंदर। जी अली साहब का सवाल है। जी अली भाई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर। अच्छा देखिए, आपने भी एक बात की, गोरा जब भी आता है तो वो परचेज करता है कुछ, वो क्या था वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन गोरा मतलब हम किससे कहते गोरा हैं, जब कौन गोरा परचेज कर रहा है? फॉरेन प्लीज कॉर्पोरेट क्लैरिफिकेशन। फॉरेन कॉर्पोरेट फॉरेन कॉर्पोरेट इन्वेस्ट किससे आप कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ डॉलर ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक मैं तरफ आप कह रहे हैं गोरा बाय एक मिनट कर रहा है, एक तो मिनट उसको एक मिनट रिटर्न कहाँ एक मिनट बचेगा? एक मिनट आप सिर्फ ये आप ये सवाल ये होना चाहिए था कि फॉरेन कॉर्पोरेट कौन है, वो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। वो गोरा क्यों ले रहा है, ऊपर ले रहा है नीचे बेच के जाएगा, ये उसका मैटर है। उसको ना मैं नहीं, आप हम उसको, हमें फिर ये कह सकते हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट ले रहे हैं, और वो कौन नंबर्स से आते हो हैं, सकते हैं? नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं रोजाना, 50 के नंबर्स में आ रहे हैं।
$35 मिलियन का ले गया माल। तो ये नंबर से प्रोड्यूस होता है ना, मुझे और आपको ओके, पहले अब ये पहले जो बाइंग कर जी रहे हैं इनके अकाउंट लोकल नहीं है, नहीं, उनके अकाउंट लोकल लोकल नहीं ब्रोकर में होते। अकाउंट खोलेंगे इन्होंने? नहीं, मैं आपका सवाल दोबारा से बोलिएगा। लोकल देखिए, सर फॉरेन। देखें, जी सर देखें, इस तरह के जो आप कह रहे हैं कि गोरा बाय कर रहा है, इन अदर वर्ड्स फॉरेनर्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। अब फॉरेन बाय करने हैं, उसका तरीका ये है कि जिस तरह हम ब्रोकर के थ्रू बाय करते हैं, वो उन्होंने ब्रोकर के ब्रोकर थ्रू के थ्रू बाय किया, वो सीडीसी में अपने शेयर रखे हुए हैं। एक जी तरीका ये है, ठीक है। जी दूसरा ये है कि फॉरेनर्स अगर बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में डॉलर प्राइस जो सी है वो नीचे आएगी, ये रुपीस जो है स्ट्रेंथन होगा वो। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड मैं देख रहा हूँ डॉलर जो है वो डेली स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, जो फील हमें नहीं हो रहा, लेकिन डॉलर स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। तो फिर वो उनको उनको इनकम कहाँ पे है फिर वो? और सर, आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया, मैं जवाब दे सकता हूँ। जी सर प्लीज। फॉरेन जो है कॉर्पोरेट फॉरेन ब्रोकर्स जो होते हैं, बेसिकली जो है वो दुनिया भर में, दुनिया की तमाम मार्केट जो है ना क्लासीफाई होती हैं डेवलप मार्केट के अंदर, इमर्जिंग मार्केट में, जिसमें पाकिस्तान पहले 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और अब निकल गया। और तीसरी कैटेगरी होती है इमर्जिंग। इमर्जिंग मार्केट वो होती है जो इमर्ज हो रही होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है और साथ साथ मसले भी होते हैं। ठीक है। हम भी इमर्जिंग मार्केट में दोबारा से फॉल करते हैं। वियतनाम भी फॉल करता है, बांग्लादेश भी फॉल करता है। ये सारी कंट्रीज के अंदर ग्रोथ होती है, बट इनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला होता है, कभी इनकी पॉपुलेशन की ऐसे कोई मसला होता है, कभी इनकी पॉलिटिक्स या किसी और वजह से कोई और मसला आ रहा होता है। तो इसीलिए इमर्जिंग में फॉल करते हैं। ग्रोथ है बट साथ साथ मसले भी होते हैं। तो गोरे को पता है कि अगर IMF प्रोग्राम में हम मौजूद हैं तो हम जो है करेंसी तो निकलेगी लेकिन 100% नहीं निकलेगी 10-12% तो हर मुल्क में डिवेल्यूशन होती है ना। जितनी इन्फ्लेशन होगी उतनी तो आपकी डिवेल होगी ना। तो अगर कल को इन्फ्लेशन दोबारा पाकिस्तान में बेहतर भी हो जाती है तो 10% 12% तो इन्फ्लेशन होगी। उसको देखते हुए गोरा अपने मुल्क में यहाँ पर पोजीशन ले रहा है। अगर वो 4 के मल्टीपल पे आपकी मार्केट में आ रहा है, मल्टीपल कल को 8-9 हो गया तो उसके पैसे डबल हो जाएंगे। ये इसका जवाब। और जहां तक डॉलर की बात है, डॉलर आई गेस IMF प्रोग्राम में आपको जो है शॉर्टफॉल नहीं होगा, बट जाहिर सी बात है अगर आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड आएगी, डॉलर ऊपर जाएगा। जी सर, आपने आंसर ठीक किया, मैं समझ गया पॉइंट आपका, आपने बहुत तरीके से समझा दिया मुझे। रही डॉलर की बात तो वाकई वो कंसोलिडेट करेगा यहीं कहीं पे इसी रेंज 270 75 90 में ना, लेकिन पॉइंट मैं आपका समझ गया हूँ। आपने जो बात थैंक की बिल्कुल एक्जैक्टली ठीक की है। थैंक यू सर। यू। थैंक यू। जी मेरे ख्याल से उवैस साहब का सवाल है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अच्छा जी, मेरा एक सवाल था कि एंग्रो पावर जन कायदपुर और एंग्रो कॉरपोरेशन के मुतालिक था कि जैसे एंग्रो कॉरपोरेशन ने जो है ना अपना एक थर्मल बिजनेस से में जो है ना इक्विटी पार्टनरशिप वो ढूंढ रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया कि जब लिबर्टी के साथ करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर थर्मल बिजनेस के अंदर जो लिस्टेड कंपनी जो आती है वो एंग्रो पावर जन कायदपुर आती है। तो उसकी मैंने बुक वैल्यू देखी थी, तकरीबन 46 रुपीज़ की बुक वैल्यू थी। तो उस पर हम कोई प्रीमियम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर प्रीमियम के ऊपर कोई सेल होगा, जो इक्विटी जब जाएगी तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल शेयर होल्डर है उसको भी बेनिफिट होगा। तो उसमें आपको कोई आपने रिसर्च की है, कोई आप देखते हैं कि उसमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? तो थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। एंग्रो अपना जो है ना पूरा जो थर्मल बिजनेस है ना, वो उसके अंदर एंग्रो, आप जाके इसकी एंग्रो कॉर्पोरेशन की बुक देखिएगा। उसके अंदर जो है 46 अरब रुपए का इसके पास एंग्रो कादिरपुर भी है। उस एंग्रो एनर्जी के अंदर जो है एंग्रो थर 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 थरकोल भी है। एंग्रो के जितने भी एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट सब उसके अंदर आते हैं। उसकी बात बाजार में हो रही थी ना, आई एम नॉट श्योर कि 35 बिलियन टू 46 बिलियन रुपीज में वो बिक जाएगा पूरा सेगमेंट। जब वो सेगमेंट अनलिस्टेड का बिकेगा एंग्रो एनर्जी का, जो कि लिस्टेड नहीं है, तो आपको वो फायदा नहीं होगा। बट ये होगा कि आज जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर अगर एंग्रो कादिरपुर में एंग्रो कॉरपोरेशन है तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर पे हो जाएगा XYZ जो कंपनी लिबर्टी की वो हो जाएंगे शेयर होल्डर। तो इससे नहीं नहीं, आगे। मैं एक्चुअली वो तो सही, अनलिस्टेड कंपनीज तो डायरेक्ट फॉल एंग्रो में करती है, बट जी। लिस्टेड के अंदर तो सिर्फ एक ईपीक्यूएल ही आता है ना, एंग्रो पावर जन वो कायदपुर आप आता तो उसकी वो पहले से उसकी वो अलग से थोड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है। वो है। बिग एंग्रो कादिरपुर के अंदर का मेजर शेयर होल्डर एंग्रो एनर्जी है। बिल्कुल। एंग्रो एनर्जी ओन बाय एंग्रो कॉर्पोरेशन। एंग्रो कॉर्पोरेशन डील कर रहा है एंग्रो एनर्जी की ट्रांजेक्शन कर रहा है जो अनलिस्टेड है। उसके शेयर होल्डर चेंज होने से एंग्रो कादिरपुर को थोड़ी फर्क पड़ेगा। मगर एंग्रो का पावर जन कायदपुर भी जाएगा ना साथ में। जी। तो एंग्रो जनरल कादिर
हाँ काइट एपीक्यूएल भी फिर उसके भी शेयर ट्रांसफर होंगे ना फिर नहीं उसमें। सर, वो ट्रांसफर लिस्ट नहीं होंगे ना। एंग्रो एनर्जी की एंटिटी बिक जाएगी एंग्रो लिबर्टी पावर को। तो एंग्रो एनर्जी के शेयर बिके ना, उसके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वो उसकी ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई ना। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि फिर जैसे कि लिस्टेड कंपनी के अंदर एंग्रो कॉर्पोरेशन की इसकी शेयर होल्डिंग है, तो फिर वो एंग्रो के पास थोड़ी रहेगी, इसमें लिबर्टी भी आएगा ना फिर नाम तो। सर आप 46 रुपीज़ में आपका कोई फायदा नहीं होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको बेसिकली जो है ना, एंग्रो कादरपुर अलग अलग से बिकती ना, हाँ। लिस्टेड कंपनी की शेयर अलग से बिकते तो फर्क पड़ता। बट आई गेस इसमें कोई टेंडर नहीं आएगा। क्योंकि ट्रांजेक्शन सिर्फ एंग्रो कादरपुर के लिए नहीं हो रही, वो एंग्रो एनर्जी के शेयर खरीद रहा है। उसके अंदर क्या पड़ा हुआ उसको नहीं खरीद रहा है। ये ऐसे ही है जैसे के इलेक्ट्रिक अगर बाहर ट्रांजेक्शन होगी ना, तो वो KSP का एक शेयर कंपनी बनी जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक के शेयर है। कल को हम्म। अगर वो जाके कोई खरीद लेता है तो आपको हम्म। टेंडर टेंडर नहीं आएगा बाजार में। जब तक बाजार में टेंडर उस वक्त आएगा जब 10% जो है ना के इलेक्ट्रिक के शेयर या कादिर के शेयर कोई कंपनी खरीद के ले जाए, और उसी प्राइस पे आपको टेंडर ऑफर होगा। जब अच्छा वो 50 चीज दोबारा पूछे 50 क्या? 50% जो है ना एंग्रो कॉर्पोरेशन की अर्निंग जो है ना इस वक्त वो उसके थर्मल बिजनेस से आती है। जी तो अगर थर्मल बिजनेस में ये भी पता नहीं है कि वो कितना परसेंट अपने आप को डाइवेस्ट करते हैं, इक्विटी पार्टनरशिप 50% पे ला देगा, कोई भी इनका जो भी हो सकता है इनका हो, तो उस पर जब एंग्रो के अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा इन लॉन्गर रन पे, साल के जी, बाद सही कह रहे हैं, सही बाद, कह रहे तो फिर इसकी वैल्यूएशन पे भी इम्पैक्ट आएगा। हैं। बिल्कुल आएगा। दोनों सवाल दोनों अंडरस्टैंडिंग सही है आपकी। एंग्रो कॉर्पोरेशन अगर अपनी एंग्रो थर्मल की जो आई थिंक इनके ग्रोइंग बिजनेस है, हम्म। अगर वो बेच देता है तो उसके बाद इसकी जो एंग्रो कॉर्पोरेशन जो एक कॉर्पोरेशन होल्डिंग कंपनी उसके अंदर अर्निंग पे बिल्कुल फर्क आएगा, और वो अर्निंग एकदम से ड्रॉप हो जाएगी सिग्निफिकेंटली आने वाले दिनों में। अच्छा मैंने अभी भी थोड़ा सा इस पे ईपीक्यूएल पे कंफ्यूज हूँ। मैंने यही सोचा था, देखा था कि जो एंग्लो कॉर्पोरेशन की जो इसके अंदर होल्डिंग है ना, जी वो जाहिर सी बात है जब अब वो ईपीक्यूएल को ट्रांसफर करते हैं पूरा थर्मल बिजनेस, तो एक ये वाहिद ही कंपनी है जो बल्कि उसकी सब एंग्लो की सब्सिडरी की भी सब्सिडरी है ईपीक्यूएल जी थर्मल जी बिजनेस की, तो यही वाहिद लिस्टेड है, तो इसके अंदर लिबर्टी का नाम आना चाहिए, और जब लिबर्टी का नाम आएगा तो फिर इसको पब्लिक ऑफरिंग नहीं आएगी। मेरे जहन में बस ये एक सवाल पे मैं आके जो है ना काफी दिन से परेशान था इसके ऊपर। आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, मगर मैं इसमें थोड़ी सी अगर थोड़ी वजाहत और मिल जाती तो मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट सर। क्लियर होता। सर कॉन्सेप्ट में इसमें यही है कि एक्चुअली एंग्रो एनर्जी जो है ना अनलिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स का सौदा होगा और उसके अंदर तो एंग्रो के तमाम बिजनेस शामिल है, लिस्टेड अनलिस्टेड सारे। ठीक है। अगर और तो जब डायरेक्टली 10 जब वो स्टेक बिक रहा है ना, तो वो शेयर डायरेक्टली उसके नहीं खरीदे जा रहे, वो एंग्रो एनर्जी के शेयर खरीद रहा है। तो मेरे मेरे हिसाब से इसका जो है ना टेंडर ऑफर नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि 35 बिलियन या 46 बिलियन में इनका पोर्टफोलियो बिकेगा, जिसके अंदर जो है ना एंग्रो कादिरपुर, एंग्रो थरकोल और सारे शेयर शामिल हैं, और उसका टेंडर एंग्रो कादिरपुर का नहीं आएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, शर्जील साहब, सुहेल सादिक बोल रहा हूँ। वेलकम सलाम। वालेकुम वेलकम सलाम। सलाम। जी रिजवान साहब, मैंने ये पूछना था कि जो एक हैपनिंग इवेंट आने वाला है जो पाक सुजुकी से रिलेटेड है, कि उन्होंने बाईबैक की प्राइस अपनी अनाउंस करनी थी, वो आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कर देंगे? थैंक यू। या Yes। लॉ के मुताबिक, PSX के जो रूल्स के मुताबिक उन्हें किस डेट तक तो ये मेरे अपनी ख्याल से प्राइस? दिसंबर के मिड में जाके कर चुका हूँ। और ओके जो प्राइस जो अभी अनऑफिशियल और अनकन्फर्म सोर्सेज से आ रही है वो 780 रुपये आ रही ओके जी, अच्छा थैंक रिजवान यू। भाई, इसमें इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि अकॉर्डिंग टू 2022 रूल्स जो PSX के थे, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटेंशन 45 डेज में उन्होंने है। जी प्राइस जी, को करना होता है, और बिल्कुल आप 45 सही कह डेज रहे हैं। सुबह बन रहे हैं, कल मैंने कहा सुबह। ना, हाँ तो मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, इसीलिए मैंने मिड ऑफ दिसंबर का वर्ड यूज हाँ, किया। लेकिन आपने मेरा ख्याल है आप कि मुझे पता चला है कि मैंने PSX से पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि 45 डेज में करनी होती है, तो बिल्कुल मे भी शायद कल अनाउंसमेंट आ जाए इसकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी भी आ जाएगी, और आई गेस शेल की भी डेट इसी टाइम पे पूरी हो रही है, तो शेल का भी आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। जी। तो ये आई गेस 5 मिनट तक हम और सवाल लेंगे, उसके बाद फिर हम सवालात का सेशन को ऑफ करके शजील भाई के पास चले जाएंगे, जिसमें वो अपने चार्ट्स और बाकी अपने व्यूज शेयर कर रहे होंगे। अगर आपको फिर टेक्निकली कोई सवाल करना होगा तो फिर आप उसमें पूछ सकते हैं शजील भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन वेलकम सा? सलाम। फारूक बात कर रहा हूँ। रिजवान साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सर एक चीज बताइएगा कि इस वीक में 7th को जैसे IMF का ट्रांच आने वाली है,
जो जी सुना है हमने। जी तो और 12 तारीख को इंटरेस्ट रेट का क्या स्टेटस को रहेगा, जी। तो इन दोनों के बाद अगले दिन किन स्क्रिप्ट में ज्यादा रैली होगी या ध्यान होगा, ये बता दीजिए प्लीज। भरोसा साहब देखें, ब्रॉडर थीम तो आप मुझसे शायद से पूछ सकते हैं, बट डे वाइज कैसे बता सकते हैं? 7 तारीख को ट्रांच आएगी, वो सारी मार्केट को पता है, कोई सरप्राइज नहीं होगा। और आई गेस $750 मिलियन को बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट अगर स्टेटस को रहेगा तो उसकी वजह से जो है मेरे हाथ से बैंकिंग सेक्टर रैली करेगी, जो मैंने अपने स्टार्ट में कह दिया था कि आपको बैंकों पे फर्दर फोकस करना चाहिए दिसंबर के रिजल्ट की वजह से। बाकी बाजार में सारा का सारा जो है इस बार लिक्विडिटी का फ्लो है, और आई गेस गोरे की लिक्विडिटी भी आ रही है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा जो है आई गेस 15 के बाद नॉर्मली उनके यहाँ स्लो डाउन हो जाता है, क्रिसमस की छुट्टियों पे लोग चले जाते हैं। तो वो ऑर्डर दे के फिर छुट्टियों पे चले जाते हैं, फिर नया आता है जनवरी के मिड विड में जाके कोई नया फ्लो होगा तो आएगा। उसको देखते हुए आई गेस प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो आप अच्छे और उन स्टॉक्स में जाएं जहां पर आपको यील्ड भी मिले और स्टोरी भी मौजूद हो। तो ऐसा ना हो कि आप हाई पे किसी ऐसे स्टॉक में फंस जाएं। बट फिलहाल जो है लिक्विडिटी की वजह से और हालात की वजह से लगता है कि ये रैली थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है। थैंक यू सर। जी नहीं, जी नहीं भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रिजवान भाई, कैसे हैं शजील, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रिजवान भाई ये बताइए कि पीएसयू की एक न्यूज लगी है कि उसको डॉलर जो उसको इशू बन रहा था उसकी एडजस्टमेंट जो है वो दे रहे हैं, तो इससे पीएसयू पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लगता है? असल में सेकेंडली ये ईएनपी नियर फ्यूचर में आप कैसा देख रहे नियर हैं? और फ्यूचर में एक एनपी अच्छा देख रहे हैं। पीएसओ की जो खबर है ना वो मेरी नज़र से गुजरी नहीं है। मैं आपको जो है अगर मतलब डॉलर में उसका बेसिकली एलसी वो खोलता है। एलसी जी जी खोलने में होता ये है कि हमारी जो है ना आपकी क्रेडिट रेटिंग की वजह से हमारी जो बाहर बैंकों में एलसी खुलती है वो 100% मार्जिन मांगते हैं। तो अगर उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी आई होगी तो उसका कोई अर्निंग इम्पैक्ट नहीं आता इसके ऊपर। और बीच में जो एक्सचेंज लॉस का मसला आ रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी पहले जो है ना इनका हल कर दिया था। तो अब इनको हर वक्त को इन्वेंट्री लॉस और मेजर इन्वेंट्री गेन इसलिए भी नहीं आते कि एक तो वो गवर्नमेंट ने हल कर दिया था, दूसरा जो है इनके हर 15 दिन बाद प्राइस रिवाइज हो जाती है अपसाइड या डाउन साइड। तो सूरत में जो है ना कोई बहुत बड़ा इन्वेंट्री कैरी नहीं कर रहे होते, तो इनको इन्वेंट्री लॉस का मसला या गेन का मसला भी नहीं होता। ओके। अच्छा, और रिजवान भाई आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक की डिलीवरी में कौन सा स्टॉक सजेस्ट करेंगे जो बेस्ट है? मैं कुछ बैंक में डिलीवरी सारे में काम करना चाहता बैंक सारे अच्छे लगते हैं। हूँ। तमाम बैंक्स जज़ाकल्लाह अच्छे खैर, लगते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बंड्स ऑफ थैंक। थैंक यू। अदनान साहब को क्वेश्चन है। जी अदनान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शर्जील और रिजवान साहब। आई एम न्यू टू दिस फोरम, मेरी इनफैक्ट पहली कॉन्फ्रेंस कॉल है। मैं सऊदीया में होता हूँ और आई बीन वाचिंग योर channel and I like your very sane analysis rather than some double शाह वाली calls on the YouTube. So I really appreciate what you guys are doing. थैंक यू। मुझे थोड़ा सा जो मेरी 3 क्वेश्चंस हैं मैं जल्दी जल्दी करूंगा लेकिन होपफुली आप आंसर कर सकें। यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, ऑल्दो आई एम न्यू टू द मार्केट, कि यहाँ पे कुछ लोगों का रुझान ईटीएफ्स और जो रीट्स होती है उनकी तरफ है। तो जी पाकिस्तान में और मेरा क्योंकि शरिया बेस्ड वो है, तो क्या ऑप्शंस हैं और अब क्या आप उसका आउटलुक देखते हैं? और तीसरी चीज ये कि लॉन्ग टर्म में जो शरिया बेस्ड डिविडेंड कोई स्टॉक ऐसा है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? पहली चीज़ ये है कि आप जो है मीज़ान का ईटीएफ ले सकते हैं। उससे आपको ये होगा कि आप जो है बजाय के पूरी मार्केट को ट्रैक करें, आप मीज़ान की बनी हुई जो बंच ऑफ स्टॉक्स हैं उसको आप ट्रैक कर लेंगे और ईटीएफ में आपको गेन आना शुरू हो जाएगा। वो शरिया कंप्लाइंट भी है। शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में मीज़ान में की यील्ड अच्छी नहीं है अब इस वक्त, बट आने वाले दिनों में यील्ड प्लस ग्रोथ आप देखें तो अच्छी है। दूसरा है पाकिस्तान ऑयल फील्ड, तीसरा है हबको, चौथा है निशात पावर, पांचवा है ईफर्ट। ये सारे शरिया कंप्लाइंट हैं और इनमें जो है आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी और प्लस आपको यील्ड भी बेहतर मिलेगी। इसके अलावा भी आपको अगर आप गूगल करेंगे पीएसएक्स में जाके KMI 30 इंडेक्स, तो KMI 30 में सिर्फ 30 इंडेक्स में वो टॉप पे आपको जो है ना शरिया कंप्लाइंट मिल जाएंगे, बट उसके नीचे 200 कंपनीज की लिस्ट होती है। अच्छा, शरिया कंप्लाइंट में भी ना थोड़ा सा मसला ये होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस कभी भी कंपनी का चेंज नहीं होता। जैसे अगर पाकिस्तान ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन कर रही है तो एक्सप्लोरेशन करती रहती है। तो ऐसे ये मेरा किसी को क्वेश्चन नहीं, एक सजेशन है।
बाज़ दफ़ा कोर बिजनेस की वजह से नहीं, बट फर्ज करें किसी क्वार्टर में पाको की जो है ना इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई और अगले क्वार्टर में फिर वो रेवेन्यू बढ़ के वो ऑफसेट कर जाती है, तो म्यूचुअल फंड की मजबूरी होती है, क्योंकि वो जब आपको प्योर शरिया को ट्रैक कर रहे होते हैं, जब वो आउट हो रहे होते हैं तो वो बेचते हैं। बट कोर बिजनेस हलाल रहता है तो फिर कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग नहीं बेचते। तो आप बेसिकली जो है स्क्रीनिंग के लिए वो 200 कंपनीज को देख सकते हैं। बट वैसे अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनी, जैसे मैंने आपका नाम बताया, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, गिलची है, पीपीएल, ओजीडीसी शरिया कंप्लाइंट है। और आई गेस सेलेक्टेड कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस, मरी बेवरी जो शराब की कंपनी है, बाकी सारी कंपनीज जो हैं, और इंश्योरेंस और आप बैंक हटा दें, बाकी सारी कंपनी शरिया कंप्लाइंट है और यील्ड में भी काफ़ी बेहतर है। अगर आप लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की स्टोरी खेलना चाहते हैं तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप पीपीएल, ओजीडीसी और मीज़ान में और सिस्टम और इन स्टॉक्स के शेयर्स लेके बैठ जाए, तो आपको पाकिस्तान की और आई गेस ग्रोथ की एक अच्छी स्टोरी मिल जाएगी और यील्ड भी अच्छी मिल जाएगी। जी, इसी एस्पेक्ट से मिलता है कि अगर अब मैं जो मीज़ान ईटीएफ के देखूं, जो आपने स्टॉक्स बताएं, मेरे ख्याल में उसमें लकी सिस्टम, मीज़ान बैंक, मारी, ओजीडीसी, हपको, पीपीएल, ये सारे ईटीएफ्स में हैं। तो कंपेयर टू अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में लूं वर्सेस ईटीएफ मैं ले लें। ईटीएफ लूं, तो इसमें जो है वो कोई ईटीएफ में कुछ लोग मैं देख रहा था जिस तरह शायद के लिक्विडिटी के इश्यूज आते हैं या कोई आई इशू डोंट नहीं है, नो। कोई इशू नहीं है। आप अच्छा। हमारे पास अकाउंट खोलें, सिंपल। आप जो है ईटीएफ को जाके, ईटीएफ इज जस्ट लाइक बाय अनदर शेयर। आप ईटीएफ ले लें। ईटीएफ की बेसिकली जो परफॉर्मेंस आती है वो बेस्ड ऑन उन स्टॉक्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का क्लब होता है। तो अगर वो स्टॉक परफॉर्म करेंगे तो आपका ईटीएफ बढ़ता रहेगा। दैट्स इट। और वो स्टॉक्स जब आप ईटीएफ में बेसिकली आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिलती है, आई गेस इसमें डिविडेंड वाली चक्कर नहीं होता, बट खैर आई गेस डिविडेंड भी होता है, सॉरी। तो ईटीएफ इज जस्ट लाइक एन अदर शेयर, बट उसमें बंच ऑफ शेयर्स होते हैं, तो आपको बेसिकली इंडिविजुअली स्टॉक पिक नहीं करनी पड़ती। उसमें आपको रेशियो और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुई होती है। जी बिल्कुल, और मैंने शजील की आज वो वीडियो देखी थी ग्रुप पे, तो उसमें उन्होंने नंबर शेयर किया था। तो इंशाल्लाह फिर मैं उस पर कांटेक्ट करूंगा आपके पास उसके लिए बिल्कुल भी, सर, अकाउंट बिल्कुल ओपनिंग के लिए। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। Perfect, sir. थैंक यू। Perfect. तो जी लब आई गेस यहाँ से जो है आप टेक्निकल जो है वाली चीज़ स्टार्ट कर लें। यहाँ से मैं भी जो है ना और लोगों की तरह लिसनर हूँ। आप चार्ट्स के ऊपर जो स्टॉक का व्यू है, केसेस का व्यू है, या कोई आपको पिक्स अच्छी लगती हैं, या किसी का कोई टेक्निकल सवाल है, तो उसको एड्रेस करें। और 10:30 हम अपने सेशन को अख्ताम कर तरफ ले जाएंगे। Perfect, Rizwan bhai. Thank you so much, Rizwan bhai, for your time. अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ यहाँ पे। अच्छा, बाय द वे, अगर आप चार्ट्स में मार्केट को देखें ना, तो मार्केट में जो हमें एक काफ़ी अच्छी रैली नज़र आई है। लास्ट वीक में भी हमने देखा कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 2600 पॉइंट से जो है वो रैली करा और 61,700 के लेवल्स के करीब जाके जो है वो क्लोज करा। तो ये जो हमें अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर मूव करें, तो पिछले 2 महीने में जो हमें रैली नज़र आई है मार्केट में, अक्टूबर के मंथ में हमने देखा था कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 57,000 पॉइंट से जो है वो रैली करा था, और नवंबर के मंथ में मार्केट ने 8600 पॉइंट से जो है वो रैली करा था। इसके पीछे असल में 2 बुलिश फॉर्मेशंस थी जो इन प्ले थी। एक बुलिश फॉर्मेशन जो थी हमारी, वो फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन थी। इनिशियली मार्केट के अंदर जो कोविड के बाद एक रैली बनी थी और इसने हाई पोस्ट करा था 49,000 के लेवल्स का ऑलमोस्ट। उसके बाद कंसोलिडेशन में मार्केट चली गई थी और फ्लैग की फॉर्मेशन हुई थी। तो जब हमें आईएमएफ की न्यूज़ मिली थी ऑलमोस्ट रमज़ान के, आई गेस मेरे ख्याल से आखिरी रोज़ा था, ये ईद के दिन चल रहे थे, और आईएमएफ की न्यूज़ आई थी, तो उसके बाद मार्केट गैप अप खुली थी अगले दिन। तो वहाँ पे इस फ्लैग का जो है ब्रेकआउट हुआ था, और वहाँ से फिर ऑब्वियसली एक रैली क्रिएट होनी थी, एक नए नए ट्रेंड की शुरुआत होनी थी। तो जब फ्लैग का ब्रेकआउट होता है यूजुअली, तो जो उसके टारगेट्स होते हैं वो यूजुअली जो हमारी फ्लैग पुल की लेंथ होती है, वो उसके टारगेट्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट वी वर एंटिसिपेटिंग कि मार्केट का जो अगला टारगेट होने वाला है एज पर द फ्लैग फॉर्मेशन, वो 63,300 के लेवल्स के करीब होने वाला है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मार्केट ने जो है वो, खैर वी वर इसमें टाइमलाइन तो कोई सच नहीं होती, लेकिन ये जरूर होता है कि ये आपको जो है वो प्राइस अप्रिसिएशन जो है वो नजर आ सकती है। तो व्हाट केम एज अ सरप्राइज वाज कि मार्केट ने बहुत जल्दी मूव करा और अपने इस टारगेट को जो है वो हिट करने की तरफ चली गई मार्केट। दीज टारगेट्स हैड टू कम, बट इतना जल्दी आ जाएंगे, ये जो है वो थोड़ा बहुत आप कह लें दिस केम एज अ सरप्राइज। उसके अलावा एक और कप एंड हैंडल की भी फॉर्मेशन हो रही थी यहाँ पे। मार्केट का जो पोस्ट कोविड रैली का हाई था ऑलमोस्ट 49,400 के लेवल्स का, वो इसका एक पॉइंट था
दूसरा पॉइंट था बेसिकली जब मार्केट ने आईएमएफ होने के बाद जो एक रैली शो करी थी तो ऑलमोस्ट इसी हाई से जो है वो रिवर्सल नजर आया था। तो सेकंड पॉइंट इसका जो है वो ये था। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली इन्हीं लेवल्स के करीब जो है वो लाई कर रहा था। फिर वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे इस कप एंड हैंडल का जो है ब्रेकआउट हुआ था। और यूजुअली जो कप एंड हैंडल के टारगेट्स होते हैं बाय द वे वो बॉटम से लेके नेकलाइन तक के होते हैं। तो आफ्टर द ब्रेकआउट वी वर एंटिसिपेटिंग कि कप एंड हैंडल का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 60,500 के लेवल्स के करीब है। ये जो है वो हमें हिट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये भी फिलहाल फिलहाल खैर कप एंड हैंडल का जो टारगेट है हमारा वो तो अचीव हो चुका है। फ्लैग का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए इंडेक्स को मजीद जो है वो 1,000 से 1,500 पॉइंट जो है वो रैली करना पड़ेगा। तो फ्लैग का टारगेट भी जो है वो हमारा हिट हो जाएगा। अब ये रैली जितनी स्मूथ रही है ना बाय द वे, इसके बीच में इस दौरान जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस का भी इसको सामना करना था, जिसको इसने खैर बहुत कन्विंसिंगली ब्रेक करा है। पहली रेजिस्टेंस जो इसकी थी वो इसका ऑल टाइम हाई थी 53,200 के लेवल्स का, जो इसने 2017 की रैली में जो है बनाया था। मार्केट ने आफ्टर इट गिव अ ब्रेकआउट ऑफ इट्स कप एंड हैंडल फॉर्मेशन तो इस लेवल को जो है वो बहुत कन्विंसिंगली ब्रेक करा और अपने मोमेंटम को जो है वो कंटिन्यू करा। फिर वी वर एंटिसिपेटिंग कि 59,000 के लेवल्स के करीब जो है मार्केट की अगली रेजिस्टेंस आ रही है, जो शायद बहुत से लोगों के इल्म में नहीं थी। लेकिन यहाँ पे असल में एक असेंडिंग चैनल बन रहा था टुवर्ड्स द डाउन साइड। ये सपोर्ट आ रही थी हमारी। ये बेसिकली जो कोविड की रैली स्टार्ट हुई थी उस पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें ऑलमोस्ट जनवरी 2023 में जो मार्केट ने 38,000 के लेवल्स को टेस्ट करा था और एक अपसाइड दिखाई थी उस पॉइंट से, और इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये जो रैली हमें शुरू होती हुई नजर आई है आईएमएफ के बाद, ये जो है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट से जो है वो ये हमें रिवर्सल जो है वो नजर आया है। तो नीचे की तरफ जो है वो ये वाली ट्रेंड लाइन है और ऊपर की तरफ बिल्कुल पैरेलल रन कर रही है चैनल के अंदर ये वाली ट्रेंड लाइन, जहाँ पे इन दोनों हाइस को अगर हम कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें तो ऑलमोस्ट 49,000 के लेवल्स के करीब जो है वो इसकी रेजिस्टेंस आ रही थी। तो अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो अबाउट दिस, बट जिनको चार्ट्स वगैरह की नॉलेज थी उनकी नजरें थी इन लेवल्स के ऊपर कि मार्केट इन लेवल्स के करीब कैसे बिहेव करती है, इन लेवल्स के करीब किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करती है। लेकिन मार्केट में ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था मार्केट का, तो मार्केट ने इस लेवल को भी जो है वो काफी कन्विंसिंगली जो है वो ब्रेक करा। और ना सिर्फ इसने पिछले हफ्ते में इस लेवल को ब्रेक करा, बल्कि एक कॉन्फर्मेशन भी चाहिए थी हमें वीकली चार्ट्स के ऊपर। तो पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 2600 पॉइंट्स रैली करा और बहुत कन्विंसिंगली कॉन्फर्मेशन भी दी और ये मेक श्योर करा कि इसने जो है वो ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ से अगले हफ्ते के हवाले से अगर हम बड़े वीकली चार्ट्स के ऊपर देखें, लॉन्ग टर्म व्यू लें, तो ये नजर आता है हमें कि एक तो देखें एक चीज जो हमें आगे होती हुई नजर आ सकती है वो ये है कि जो हमारा बुलिश फ्लैग था, ये जो बुलिश फ्लैग की जो फॉर्मेशन हो रही थी उसके जो टारगेट्स हैं 63,300 के लेवल्स के करीब, वो हमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा ये है बाय द वे कि अगर तो हमें प्राइस एक्शन पे देखें, इंडिकेटर्स वगैरह हमारे जितने भी है ना वो कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं इतने सीधे मूव के बाद कि इंडिकेटर्स हमारे थोड़े बहुत ओवर हीटेड हैं, ओवर बॉट हैं और एक करेक्शन या कंसोलिडेशन जो है वो ड्यू है। लेकिन हम उस पर रिएक्ट कभी भी नहीं करते। हम रिएक्ट तब करते हैं उस पर जब प्राइस पे जो है वो हमें रिवर्सल की कॉन्फर्मेशन मिलना जो है वो शुरू होती है। तो प्राइस पे एज सच अगर आप वीकली चार्ट पे देखें ना तो कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट दीज आर ऑल कन्विंसिंगली बुलिश कैंडल्स जो एक के बाद एक बनती जा रही है और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाती जा रही है। तो अब अगर हमें कहीं ना कहीं प्राइस पे जो है वो रिवर्सल की इंडिकेशन नजर आती है, एग्जॉस्शन नजर आती है, वीकनेस नजर आती है, तो वहां पे फिर हम जो है वो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की तरफ ध्यान देंगे। और देखिए दूसरा सिनारियो ये, एक तो ये है कि अपने इस मोमेंटम को ये कंटिन्यू करे और अपसाइड दिखा दे, और अगर तो ये रिवर्सल की कोई इंडिकेशन देता है, ये प्राइस पे कोई वीकनेस वगैरह नजर आती है, तो व्हाट वी कैन एंटिसिपेट इज कि ये नीचे की तरफ आए और अपने इस असेंडिंग चैनल को रीटेस्ट करे, कंसोलिडेट करे, यहाँ पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एक अपसाइड जो है वो यहाँ से दिखाता हुआ नजर आ जाए। तो ये व्यू है, ये दो व्यूज है बाय द वे। जो हमारा मेन व्यू है अगले हफ्ते के हवाले से या आने वाले सेशंस के हवाले से वो यही है कि ये मोमेंटम एज द प्राइस एक्शन सजेस्ट कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले सेशंस के अंदर। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम से मूव करें तो फ्राइडे को जो है वो हमने, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर हमें कोई चीज नजर आ रही है ना, ये कोई रिवर्सल नजर आ रहा है, तो वो हमें बहुत बाद में नजर आता है। वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होती है छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। उसके बाद एक चीज, अगर एक रिवर्सल अगर होना है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो पहले वो डेली पे होगा, उससे पहले वो आवरली पे होगा, उससे पहले वो 15 मिनट्स पे होगा। तो जो भी चीज हमें अल्टीमेटली बड़े टाइम फ्रेम्स में नजर आती है वो उससे पहले छोटे टाइम फ्रेम्स पे कहीं ना कहीं उसकी इंडिकेशन मिल चुकी होती है। तो इसलिए जो है वो छोटे टाइम फ्रेम्स को देखना भी काफी अहम होता है। तो फ्राइडे को जो है वो हमने अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ और अपने ग्रुप्स वगैरह में ये चीज़ शेयर करी थी कि पिछले
ऑलमोस्ट वेंसडे और थर्सडे के सेशंस में मार्केट ने कंसोलिडेट करा था ये हाई पोस्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, जहां पे मार्केट नीचे की तरफ जो है वो मैक्सिमम 60,300 के लेवल्स के करीब जा रही थी एंड टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है वो 61,000 के लेवल्स के करीब जा रही थी और इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी। तो हमारा व्यू ये था यू नो मॉर्निंग में फ्राइडे को कि मार्केट की डायरेक्शन का जो है ना अभी एज सच हमें कुछ अंदाजा नहीं है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट करी है, ये रेंज बाउंड एक्टिविटी करती हुई नजर आ रही है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ईदर वे will decide the direction of the market in the Friday session और in coming sessions। तो हुआ बेसिकली ये कि फर्स्ट सेशन में जो है वो मार्केट ने थोड़ी अपसाइड दिखाई और अपने इस ब्रेकआउट लेवल के करीब आ गई, और सेकंड सेशन में द मैसेज वाज रियली क्लियर, वी आल्सो शेयर्ड द चार्ट्स कि अगर तो ये 61,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर एक सीधा मूव जो है वो नजर आ सकता है टुवर्ड्स दी अपसाइड, जहाँ पे इसका पहला टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट इसका ये जो हाई है जो मोस्ट प्रॉब्ली इसका ऑल टाइम हाई भी है 61,600 के लेवल्स के करीब, ये जो है वो हमें टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो खैर मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट 11:45 12 समथिंग पे, तो उसके बाद ये सीधी रैली जो है वो हमें मार्केट के अंदर बनती हुई नजर आई और मार्केट ने 61,750 के लेवल्स के करीब जो है वो जाके क्लोजिंग दिखाई। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये जो मोमेंटम है ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी, ये भी हमें मंडे को कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा, अनलेस के छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर कुछ एग्जॉशन वगैरह नजर आए और मार्केट करेक्ट करने की तरफ जाए। और बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी हमारा यही व्यू है कि एज द प्राइस एक्शन सजेस्ट हमें मोमेंटम वगैरह कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अगर कोई वीकनेस नजर आती है आने वाले हफ्ते के अंदर, तो उसके बाद फिर हमारा कुछ इस तरह का व्यू बनेगा कि मार्केट पे करेक्ट करेगी और अपने जो असेंडिंग चैनल है उसको आके रीटेस्ट करके फिर वहां से कोई बाउंस बैक जो है वो दिखाती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम टॉप पिक्स की बात करें तो थोड़ा सा साइड बोर्ड स्टॉक है, ACPL जो है वो स्टॉक का नाम है, Atoximate। Not a lot of people are focusing on this stock right now, but if you look at this stock by the way, तो इसके अंदर जो है वो एक कप एंड हैंडल की जो है फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें कप एंड हैंडल बाय द वे इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न इनफैक्ट अगर वो बॉटम पे बनता है डाउन ट्रेंड के। तो ये कप है बाय द वे और ये जो है वो हमारा हैंडल है। अच्छा इसमें एक चीज और भी हो रही है बिहाइंड दिस कप एंड हैंडल पैटर्न, EMA कंसोलिडेशन एक थ्योरी है EMA की, वो भी हो रही है। तो एक चीज वो भी है प्लस साथ में कप एंड हैंडल भी है, और लगभग इसका जो ब्रेकआउट लेवल बन रहा है अगर हम देखें यहाँ पे तो वो ऑलमोस्ट 99.7 के लेवल्स के करीब बन रहा है, ऑलमोस्ट 100 हम कह सकते हैं। तो 100 के लेवल्स के करीब जो है वो हमारा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट बन रहा है। तो अगर तो ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एज पर दिस फॉर्मेशन जो हमारा टारगेट होने वाला है बाय द वे वो ये होने वाला है। We can anticipate कि after breakout market can move towards 145 to 146 के levels। अब this is not how we should trade this। इसमें बाय द वे बीच में काफी रेजिस्टेंसेस भी आनी है, उनको भी हमने अपनी वर्किंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हिस्टोरिकली दिस पर्टिकुलर लेवल इज एक्टेड एज सपोर्ट। तो अगर तो यहाँ से हमें मूव बनता हुआ नजर आता है तो 119 120 पे ये फंसा हुआ भी नजर आ सकता है। तो इसको भी आप जो है वो इनकॉर्पोरेट करिएगा अपनी वर्किंग के अंदर। प्लस यहाँ पे भी एक माइनर रेजिस्टेंस आ रही है इन लेवल्स के करीब, ऑलमोस्ट इन लेवल्स के करीब। तो 109 108 109 पे भी आप इन लेवल्स पे भी आप नजर रखिएगा। तो खैर इस हिसाब से जो है वो हम इसको ट्रेड करेंगे। ये मेजर रेजिस्टेंस है और ये अगली मेजर रेजिस्टेंस है और ये खैर हमारा कप एंड हैंडल का टारगेट है। तो तमाम रेजिस्टेंसेस को अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करते हुए, इनको कंसिडरेशन में लेते हुए आप इस कप एंड हैंडल को जो है वो अगर ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड कर सकते हैं। सही। अच्छा 99.68 से ऊपर आना चाहिए ना क्लोजिंग? 99.7। अच्छा दूसरा एस्पेक्ट ये हाँ है कि अगर हम और देखें ना तो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट क्लियर, थोड़ी सी एक्यूरेसी पे बात आ सकती है, बट द थिंग इज के व्हाट वी कैन सी हियर इज के दिस कैन बी अ कप एंड हैंडल, पॉसिबल कप एंड हैंडल एज वेल अगर आप इसको देखें तो ऑलमोस्ट। तो अगर हम कप एंड हैंडल को देखें और कप एंड हैंडल पे बैठ लें तो इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था और इसका रीटेस्ट हुआ है और वहां से इसने पिकअप लिया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो टारगेट होने वाला है बाय द वे वो अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था तो वो ऑलमोस्ट होने वाला है 134 के लेवल्स के करीब का। तो इफ यू आर बेटिंग ऑन दिस कप एंड हैंडल, इफ यू बैटिंग ऑन दिस कप एंड हैंडल जो कि मैंने पर्पल से इंडिकेट करा हुआ है, तो उसका जो है वो टारगेट जो है वो उसका जो है ब्रेकआउट 100 पे होगा। 100 के लेवल्स के अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो तब होगा। और अगर इफ यू आर बेटिंग ऑन दिस हैंडल
जो कि मैंने रेड चैनल के अंदर जो है वो इंडिकेट करा हुआ है, तो उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है एंड यू कैन टेक बेट हियर। योर फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 100 एंड इफ 100 ब्रेक्स तो ऑब्वियसली फिर वो पर्पल वाले कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा एंड देन द फॉलोइंग लेवल्स वुड एक्ट एज अदर टारगेट्स। इसके अलावा one call we had, one signal that we shared with our account holders was of Pioneer Summit, by the way. Pioneer Summit में हमने जो है वो सिग्नल वगैरह शेयर करा था ऑलमोस्ट 105-106 के करीब इसने इसको टेस्ट करा था, उसके बाद एक बाउंस बैक वगैरह शो करा है और लॉक लगाया है। तो व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग इज कि यहाँ पे अगर ये 115-116 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो इसके अंदर जो रैली है वो हमें कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 115-16 हैज बिन अ हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एज वेल इफ यू सी हियर। तो यहाँ पे प्राइस हमेशा से स्टक रही है, तो हमारी कॉल ऑलमोस्ट इन लेवल्स के करीब थी, उससे थोड़ा बहुत ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर तो अपने 115-116 के लेवल्स को ये ब्रेक कर देता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसके बाद हमें एक नई रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है ये, जिसकी अगली मेजर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 136 से 137 के लेवल्स के करीब होगी। और जो थर्ड चार्ट है हमारा बाय द वे वो HBL का है। HBL का बाय द वे ये जो चार्ट शेयर करने का मकसद है और जो हमारा व्यू है, एंड दिस व्यू बाय द वे इज नॉट जस्ट टेक्निकल व्यू, बल्कि रिजवान भाई वुड आल्सो बैक दिस व्यू कि we are bullish in HBL on charts. The formation that's happening here is, by the way, this formation where we are having a cup and handle already. जी शरीर, मैं So बिल्कुल एग्री करता हूँ और आई गेस आपने बहुत अच्छा इसमें और क्रॉस जितने भी चार्ट शेयर किए इंडेक्स की बहुत डिटेल में किए। एचबीएल में हमें लगता है ये कि आने वाले दिनों में इसकी अर्निंग जो है ना, जो कार की वजह से ख़राब हो गई थी, वो दोबारा से रिकवर होना शुरू होगी। तो एचबीएल में हो ही सकता है कि ये जो स्टॉक है आई गेस 140 और 134 टेक्निकली उसको लेवल को जाके टेस्ट कर ले, क्योंकि इसकी अर्निंग की तकरीबन 40 रुपये हो जाएगी। 40 रुपये वाली अर्निंग वाला स्टॉक जो है एटलीस्ट और 20 रुपये की डिविडेंड पे तकरीबन 130-140 के ब्रैकेट में आ जाएगा। एंड आई गेस इस चीज़ को जो है टेक्निकली भी सपोर्ट मिल रही है विद दिस चार्ट। 145 की टारगेट निकल रही है शर्जील की। बिल्कुल the charts are also, by the way, indicating the same thing. We pitched it to our clients at 1102. रिजवान भाई ने भी पिच करा था and then I also pitched it technically आई गेस हमने शायद after fundamental back. हमने और Yeah. शर्जील ने शायद पिछले सेशन में, उससे पिछले सेशन में 97 पे हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप Yeah. रिकॉर्डिंग चाहें तो जाके देख सकते हैं। Rizwan bhai has been highlighting this since 97 and charts are also indicating कि move बन सकता है after the breakout at 101. तो इसका जो चार्ट्स के बेसिस के ऊपर टारगेट है, कप एंड हैंडल का जो टारगेट है बाय द वे वो 145 के लेवल्स के करीब है, विच एग्जैक्टली जो रिजवान भाई के जो टारगेट्स हैं उनके करीब है ऑलमोस्ट। तो ये तीन हमारी हर टॉपिक्स हैं, इनको जो है वो आप देख सकते हैं। HBL बाय द वे, इसको अगर आप टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो जी 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 सर। वानिया यासिर का एक क्वेश्चन ना ले लें। जी प्लीज जी जी सर। आई थिंक वो छोड़ गई है मीटिंग। ऐसे उसकी जगह मुस्तफा आ गए हैं। चलिए कंटिन्यू करें। ठीक, परफेक्ट। नहीं, मेरे ख्याल से बस इतना ही था टेक्निकली। तीन स्टॉक्स हमने शेयर कर दिए, उनके चार्ट्स वगैरह शेयर कर दिए और इंडेक्स का व्यू भी शेयर कर दिया। अगर किसी की कोई भी टेक्निकल क्वेरी है तो उसको लेते हैं और फिर मेरे ख्याल से फिर उसके बाद सेशन को जो है वो रैप अप करते हैं। अगर शर्जील पे किसी की क्वेरी 2 मिनट और देख लेते हैं। अगर किसी का बिल्कुल सवाल रेज नहीं होता तो फिर एंड कर लेंगे सेशन। परफेक्ट रिजवान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई, उमर बात कर रहा हूँ। सॉरी मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया। आई डोंट नो कि सीमेंट सेक्टर के बारे में ओवरऑल और फार्मास्यूटिकल के बारे में ओवरऑल क्वेश्चंस हो चुके हैं या नहीं। तो मैं ओवरऑल स्पेसिफिकली तो पायनियर सीमेंट और CPHL के हवाले से पूछना चाह रहा था कि व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग दैट। अगर आप दे चुके हैं जवाब तो आई विल सी द रिकॉर्डिंग, और अगर नहीं इस पे टॉपिक में बात हुई तो देन अच्छा, काइंडली आप रिप्लाई। आपको बेसिकली जो भी 15 मिनट की शर्जील की रिकॉर्डिंग अगर आपने देखी हो तो उसमें पायनियर पर उन्होंने बहुत ब्रीफ दी है। पायनियर की अर्निंग के हवाले से मैं आपको बताया था तकरीबन 7 रुपये का क्वार्टर आ सकता है
बट ये क्वार्टर हमेशा सीमेंट का हल्का होता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर नहीं नहीं घटते थे 12 तारीख की मीटिंग के बाद, तो सीमेंट वगैरह में एक सर्टेन हाई। अब आई गेस आप शर्जील की जो भी लास्ट 15 मिनट की वीडियो, पूरा सेशन ही अच्छा था। टेक्निकल वाली देखेंगे तो आपको मार्केट की अगली डायरेक्शन और प्लस फाइनल की मूव समझ में आ जाएगी। जहाँ तक सीपीएचएल की आपने बात पूछी, सीपीएचएल हमें मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल में एक दफ़ा डॉलर पे कंसर्न थोड़ा लोगों का ईज हो जाए, तो सीपीएचएल यहाँ से तकरीबन जो है 25-30% की मूव दे सकता है, क्योंकि एपीआई बनाने के अलावा उन्होंने अभी जो विंडोजिन का भी कॉन्ट्रैक्ट लिए, तो आने वाले दिनों में अर्निंग बेहतर ही होगी। मुझे सीपीएचएल फार्मास्यूटिकल में बेहतर लगता है। दो ठीक है, दो थैंक यू। सवालात हैं गेस, दो सवालात हैं गेस, एक फारूक भाई का है और एक मुश्तबा का है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, हेलो फारूक बात हाँ कर रहा हूँ। चलो हाँ जी वालेकुम सलाम। फारूक वालेकुम बात सलाम। रिजवान साहब, मुझे ये पूछना था, एफएफबीएल में आप क्या देखते हैं, कितनी प्राइस फर्दर अप है? इसमें 24 तो टच करी है अभी। एफएफबीएल जो है ना, यहाँ से भी डबल हो सकता है, इसलिए कि पिछले दिनों जो इसकी लॉसेस आ रहे थे वो आ रहे थे, इसकी जो दो सब्सिडीज हैं, एक तो फौजी फूड्स और दूसरा जो है ना फौजी मीट। फौजी मीट ये बंद कर चुके हैं, फौजी फूड के अंदर जो है ना अब ब्रेक इवन करना शुरू हो गया, तो वहाँ से फर्दर ब्लीडिंग नहीं है। तो अगर आप कोर बिजनेस की बात करें फर्टिलाइजर की, तो वो फर्टिलाइजर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। तो मुझे लगता है 3-4 रुपए की अर्निंग आ जाएगी, 2-2.5 रुपए का पे आउट आ सकता है, तो उस पर मेरे ख्याल से 27-28 रुपये भी हो सकता है यहाँ से। बस आई गेस आपका सवाल हो गया, कोई और ठीक सवाल? ठीक है, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुश्तबा भाई। हाँ जी यार, हाँ जी मैं मुश्तबा बात कर रहा हूँ। यार शर्जील, वो निशात पावर वाला सवाल अभी पूछ लो या फिर बाद में पूछ लो? नहीं नहीं, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। अच्छा यार, रिजवान भाई आप निशात पावर का कह रहे थे ना कि ये डिविडेंड दे सकता है, तो इसकी बुक्स के अंदर तो कोई ऐसा कैश नहीं शो हो रहा था। खोले फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स बोल के इसके जाके आप मैं कैश कैश मैं पोजीशन देखें। कैश एंड बैंक बैलेंस ना, मैं एक मिनट जी खोलता खोले। हूँ, वेट अ मिनट। पासवर्ड, ये जरा ओपन हो रहा है। हाँ जी, बैलेंस शीट खोल ली मैंने। कहाँ गया? कैश है। कैश एंड बैंक बैलेंस इसके पास पड़ा हुआ है 1.3 बिलियन, या पर शेयर ही देख लेता हूँ, एक मिनट यहाँ से। कैश पर शेयर, कैश पर शेयर 3.65 रुपीज आ रहा है यहाँ पे तो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप इसको काउंट कर लेंगे। किसको भी काउंट कर लूँ सर? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वेट अ मिनट। ये टी बिल्स वगैरह के अंदर होगी इनकी शॉर्ट टर्म जी तो? जी 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 जी। 800 मिलियन की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1.2 बिलियन रुपीस का कैश पड़ा हुआ है, तकरीबन 2 बिलियन है, और नंबर ऑफ शेयर इसके हाँ, हैं नंबर शेयर मैं थ्री चेक करता थ्री हूँ। फिफ्टी फोर मिलियन है, तो तकरीबन थ्री वही चार फिफ्टी पाँच चार टू पाँच रुपये बिलियन के। बने। हाँ, तो ये इतना कोई बहुत मैसिव तो नहीं है वैसे। 4-5 रुपये का था मेरे ख्याल से अपने हाँ, स्टार्ट इतना में। ही है, तो मैंने डिवाइडेड। आपको, हाँ मैंने आपको 4-5 रुपये कैश बोला था, और मैंने बोला था इसके जो ऊपर देखें ट्रेड डेट आ रहा है 17 अरब का। ट्रेड डेट, हाँ एक मिनट। तो रिजवान भाई, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, निशात पावर, निशात चुनिया पावर में भी शायद किसी के लिए हाँ जी, बेनिफिट हो। मैंने इनकी बस जब कॉर्पोरेट 17 17 अरब रुपए को जब आप डिवाइड करेंगे पर शेयर से, तो तकरीबन 44 रुपीज आएगा। सर एक मिनट, नहीं, मैं इनको इनका ये, सवाल का जवाब दे दूं। हाँ जी। एक मिनट, ये ट्रेड डेट क्या है? ये जो इनकी पेमेंट्स जो अभी रुकी हुई हाँ हैं, वही गवर्नमेंट ना? से रिसीवेबल है जी, गवर्नमेंट से रिसीवेबल है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, सही हो गया। अच्छा, तो ये इनका कोई मतलब डाटा होता है कि मतलब ये कब मिलेंगी, या फिर इस तरह का कुछ हिसाब किताब इनका होता तो जैसे जैसे सर्कुलर डेट हल होता जाएगा, गवर्नमेंट रिलीज करती जाएगी, गवर्नमेंट रिलीज करेगी, इनके पास आ जाएगा। अब वो है? आपको दें, मुझे दें, ना दें, वो एक अलग बात है, बट पोटेंशियल तो है ना। कंपनी में 44 रुपए कैश है, 5 रुपए वो पड़ा हुआ है, और हर साल 13 रुपए ऐड हो रहे हैं, तो अब बाकी आप देख हम्म। लें। अच्छा, हर साल 13 रुपए ट्रेड डेट के अंदर ऐड हो रहे हैं नहीं, आपके हर ख्याल साल से? 13 रुपए की अर्निंग आ रही है ना अच्छा, तेरह पूरा। रुपए की अर्निंग आ रही है, हाँ हाँ, हाँ कुछ ना कुछ कैश रिसीव हो जाता है और कुछ ना कुछ इसमें चला जाता है, सही है सही है। जी। अब ठीक किसी हो और गया, का थैंक। सवाल था, किसी और सवाल का सवाल था, वो बीच में जी ने जी, रिजवान रिजवान भी, मैं सवाल नहीं था, मैं सिर्फ इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ जी इन्फॉर्मेशन। मैंने इनकी जी ना कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड की थी, निशात पावर, निशात चुनिया पावर की। सही है। अच्छा, निशात चुनिया पावर को 2 अरब रुपया मिला था फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में।
और चूंकि जो ओवर ड्यू हो जाते हैं, ओवर ड्यू बिल्स होते हैं, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं काइबर प्लस 300 3%। बेसिस पॉइंट। जी जी, तो वो कौन? इन उनके डायरेक्टर्स बेसिकली कह रहे थे कि अब हमारे ओवर ड्यू नहीं बन रहे, अब हमें टाइमली पेमेंट्स मिल रही हैं। इसी तरह निशात पावर को भी 2.5 अरब रुपया मिला था अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। और क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनको कुछ नहीं मिला, तभी इनका शॉर्ट टर्म डेट इन्होंने लिया था दोनों कंपनीज है। लेकिन आगे इनका ये प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स क्या था कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की वजह से ना, अब हमारा सर्कुलर डेट कंटेन हो गया और आहिस्ता आहिस्ता कम भी होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे कैश फ्लोज काफी बेहतर हो जाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर से क्वार्टरली डिविडेंड देना शुरू कर दें। अभी तो दे रहे हैं क्वार्टरली, निशात चुनिया पावर भी क्वार्टरली डिविडेंड देना शुरू कर दे। ये भी एक उन्होंने थोड़ा सा ऐड ऑन बताई थी बात ये, तो मैंने कहा आपके यूजर्स के लिए मैं इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं। नहीं, ये बहुत अच्छी और यूजफुल इंफॉर्मेशन है। और आई गेस जो है हमारी भी यही बेट है कि निशात पावर, जुनिया पावर जो है ना, दोनों कंपनीज क्वार्टरली पे कर लें या साल का 5-6-7 रुपये अगर पे करती है तो यील्ड पे बुरी नहीं है इस लेवल पर भी। अच्छा, जी एनसीपीएल का भी ये ट्रेडेड काफी ज्यादा, मैंने उसका चेक नहीं किया। नहीं, एनसीपीएल का इतना नहीं है जितना इसका है। एनसीपीएल का अच्छा। मसला ये है कि करीब करीब ही है, 35 रुपये, 30-35 रुपये इसका है निशात जुनिया पावर का। और उसका शायद कैश नहीं उसके पास पड़ा हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है, अगर वो 30 रुपए पे है तो ऑब्वियसली उसका 44 रुपीज प्लस 5 रुपए 50 रुपए, इसका 40 रुपए होगा। तो इसीलिए वो है, ये है भी 25 रुपए पे। तो 4-5 रुपए का जो गैप है वो उसकी वजह से ये है कि वो उसका थोड़ा कम है, इसका ज्यादा है। अच्छा, तो ट्रेड डेट तो तकरीबन सारों में ही काफी ज्यादा है। अब हपको का भी देखें तो इसका भी नहीं मैं नहीं अभी चेक नहीं कर नहीं, रहा था। आपको का तो अब काफी मिलता जा रहा है। और तो आपको के जो नए प्लांट्स हैं ना, जो एंग्रो थर्कोल, वहां तो पायलअप हो ही नहीं रहा, वहां तो पैसे फौरन आ रहे हैं। अच्छा, इनके इनके एग्रीमेंट्स तो सेम ही हो रहे होते हैं, तो फिर इसलिए क्या रीजन है कि कईयों को पेमेंट्स मिल रही होती हैं और कईयों को नहीं मिल रही थी? नहीं एक्चुअली, मैं आपके सवाल बताता हूँ। एक्चुअली इसमें जो है ना, दो तीन तरह की आईपीपीज हैं। जो आपकी थर्मल है ना, वो पुरानी है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट मास्टर एग्रीमेंट अभी रिन्यू होता है ना इमरान खान के दौर में, तो उनको बेसिकली मिल रही है। फिर एक एंग्रो वालों ने जो चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वहाँ उन्होंने रीनिगोशिएट नहीं किया। वहाँ पर 20% रिटर्न प्लस डॉलर IRR पे उनको रिटर्न मिल रहा होता है। इन्होंने रिटर्न करके अपने प्राइस को 148 पे लॉक कर लिया था, और इनका रिटर्न ऑफ फिक्स है। बट फिर भी इनके पास जो कैपेसिटी पेमेंट है ना, जब इनकी मेच्योरिटी तक, वो ठीक ठाक है। तो अगर वो मिल जाए, पुराना डेट मिल जाए, तब भी कंपनीज बहुत पे कर सकती है। आपको के अंदर ग्रोथ स्टोरीज वहां से आती है, जो इनका जो थर्प के अंदर पावर प्लांट लगा हुआ है। नहीं, वैसे तो मैं इसका भी चेक कर रहा हूँ, तो इसका भी ट्रेड डेट आ रहा है हपको का 58.7 बिलियन का। आपको करना सिंपल नहीं है, उसके अंदर फिर आपको डिटेल जाके देनी पड़ेगी कि किस कंपनी से आ रहा है। और हाँ, सही बेसिकली सही आपको सही। आपको इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत, उसमें पुराना वाला भी है, उसमें जो है ना सिंकोल माइनिंग भी है, फिर उसकी शेयर होल्डिंग भी देखनी पड़ेगी, फिर उनकी कैपेसिटी पेमेंट भी देखनी पड़ेगी। आपको इज अ कॉम्प्लेक्स, बट आपको में भी पैसे हैं, रिसीवेबल बिल्कुल उसका भी खड़ा हुआ। अच्छा अच्छा, लेकिन निषाद पावर हो गया, लालपीर वगैरह हो गई, ये तो प्रॉपर एक है ही पावर कंपनीज है ना, तो नहीं, गवर्नमेंट भी डायरेक्ट दे रही होती है। आपको भी वही चीज है। आई गेस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको भी वही चीज है, बट आपको में सिर्फ ये है कि पुराना प्लांट जो है, जो उनका बेस प्लांट है, उसको भी साथ उन्होंने नया प्लांट लगाया था, वो भी है, फिर थार में भी है। तो हपको के पास ना मल्टीपल चैनल से आ रहे होते हैं और डॉलर इंडेक्सेशन होता है। तो आपको बेसिकली हपको के मॉडल बनाने के लिए ना, पूरा एक एक को अलग अलग ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फिर उसकी सम ऑफ द पार्ट वैल्यू लेके, फिर उसके अंदर कैश फ्लोज लेके फिर निकालना पड़ेगा। यह तो सिंपल है ना, निषाद पावर का एक ही प्लांट है, 200-250 मेगावाट का, इतने रिसीवेबल खड़े हुए, इतना पे डेट है। सही है सही है सही है। और बाकी भी ऐसी हैं, लेकिन हपको जरा थोड़ा सा और तरह आपको है स्ट्रक्चर लेकिन उसका। आपको में भी आई थिंक 30-35 रुपए, 30 रुपए की जगह है, 30-35 रुपए साल के दे सकते हैं। आपको इज ऑल्सो नॉट अ बैड स्टॉक। आपको हो गया, इवन कैपको का मैं देख रहा था, मुझे, मैंने इसको चेक नहीं किया, बट आई स्पोक टू वन ऑफ द सीनियर गाय इन दिस इंडस्ट्री। उसने कहा कि जो 50 अरब का पड़ा हुआ, उस पर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही आपको कैपको की तकरीबन 5-6-7 रुपए हो सकती है। 7 रुपए का अगर पे आउट आना शुरू हो जाए, तो ये भी इस लेवल पे बुरा नहीं है। तो आई थिंक आईपीपीस के अंदर जो है, अगर आपकी सर्कुलर रेट वाली थीम प्ले कर जाती है, तो ये अभी भी बहुत सस्ते हैं। हम्म। लेकिन अभी तक कोई इलेक्ट्रिसिटी के सर्कुलर डेट की तो बात ही नहीं हुई, अभी तक तो बस गैस की बात ही है। नहीं, क्यों? आपने टैरिफ बढ़ाया तो पहले तो क्या, बिजली का तो बढ़ाया? नहीं, पहले लेकिन तो वो आपने, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल सही वो कह जो रहे अभी सही कह रहे। अभी आके अभी जो साहब बता के गए हैं, वो ये तो बता गए हैं कि टैरिफ में पाइलअप होना बंद नहीं हो नहीं, गई। सही है सही है सही है सही है सही है सही है। तो माय मिस्टेक। परफेक्ट रिजवान भाई, मेरे ख्याल से सेशन को रैप अप करते हैं, क्योंकि बिल्कुल। 10:30 से ज़्यादा हो गए। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट आई टाइम फॉर थिंक दिस इट्स सेशन। अ टीम एफर्ट, एंड आई थिंक थैंक्स टू शर्जील ऑल्सो,
माशाल्लाह से उन्होंने आज जो टेक्निकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया बहुत ही वंडरफुल है, एंड आई थिंक लोगों को बहुत मज़ा आएगा उसमें भी। और शर्जील, थैंक्स टू यू ऑल्सो, बस इंशाल्लाह थैंक यू, से Bundles of थैंक यू सो thanks, मच। Rizwan Bhai and Sharjeel, for your precious time. It was really worthful meeting. Thank you very much. Bundles of thanks. अल्लाह ताला आप लोगों को बेशुमार आसानियां अता फरमाएं जिंदगी में से। जी थैंक यू वेरी मच तैयब भाई, इस्लामियात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज, जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Okay, thank you.